Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is our class of electronics और अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं that were about the atomic structure. उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये atomic structure जो है ये electronic properties का बाइस बनता है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी बेसिस पर किस तरीके से हम मटेरियल्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमने देखा कि मटेरियल्स में स्पेसिफिकली इनको हम क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट करंट। तो उसमें फिर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने लिया और हमने कहा ये वो मटेरियल है दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स डुअल बिहेवियर, यानी एट 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं इट स्टार्ट टू कंडक्ट करंट और ये हमारे पास कंडक्टर बन जाता है। लेकिन इन रॉ फॉर्म या इंट्रिंसिक फॉर्म में इसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग प्रोसेस का सहारा लेते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है मटेरियल की। अब डोपिंग जो है वो दो तरह की होती है। उसमें हमने कहा कि अगर हम मटेरियल को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम के साथ डोप करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है, और अगर हम इसको ट्राइवेलेंट किसी इम्प्योरिटी एटम के साथ डोप करते हैं तो हमें पी टाइप मटेरियल मिलता है। और जब हम किसी एक ही वेफर को पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स पर कर देते हैं डोप, तो हमें मिल जाता है एक सेमीकंडक्टर डायोड। अब डायोड जो है वो क्या है और किस तरीके से वो कंडक्ट कर सकता है, उसकी बाइसिंग कंडीशंस क्या होती हैं, वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। किसी भी सेमीकंडक्टर हमने जो यूजुअली एक जो डायोड है वो एक 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक सिलिकॉन वेफर को दो तरफ से डोप किया जाता है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से, और ये जो आपके पास डायोड बन जाता है इसको फिर हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे तरीके के डायोड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद भी हैं। पर्पसफुल बनाने के लिए इसको हम करते हैं इसकी बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब है कि वी अप्लाई डीसी वोल्टेज या हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या एक बैटरी लगा देते हैं ताकि करंट जो है इसमें फ्लो कर सके। ये देखें जी, ये हमारे पास एक सिंपल डायोड है। हमने एक सिलिकॉन वेफर लिया, उसकी एक साइड को पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, एक साइड को एन टाइप बना लिया, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, तो पी और एन टाइप मटेरियल बन गया। जैसे ही पी और एन टाइप मटेरियल बना तो इसके दरमियान में एक जंक्शन, एक लाइन बन गई जिसको हमने कहा पी एन जंक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि जैसे जंक्शन डेवलप होता है तो पी रीजन से कुछ जो एन रीजन से जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पी साइड पर चले गए और उसकी वजह से पी साइड पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ गए और एन साइड पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और एक जो कि एक डिप्लेशन रीजन की बुनियाद बना। डिप्लेशन रीजन हमारे पास वो रीजन है जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें कोई होल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर कोई चीज है तो वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो पी रीजन है इसको हम कहते हैं एनोड और एन रीजन को हम कह देते हैं कैथोड, क्योंकि हम इस पी और एन रीजन को कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिव टर्मिनल के साथ, यानी कोई छोटी सी वायर इसके साथ लगा देते हैं। तो जो पी साइड पर बनेगा उसको एनोड कहेंगे और जो एन साइड पर बनेगा उसको कैथोड कहेंगे। ये आपके पास एक उसकी डायग्राम है, जबकि ये जो है ये सिंबल है डायोड का, यानी उसमें हम ये इस तरह एक एरो सा बनाते हैं और ये जो रीजन होता है इसको हम एनोड कहते हैं और ये जो लाइन इसके सामने ड्रॉ करते हैं इसको कैथोड कहते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड। मतलब अब जब कभी भी आप सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें जब आप डायोड इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी इन द केस ऑफ दिस सिंबल। अच्छा, अब सर्किट की बात हो गई है तो
सर्किट क्या होता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो डायोड्स हैं ये दो तरह से पैकेजेस में आते हैं। एक होते हैं टिपिकल डायोड पैकेजेस, यानी ये वो कॉमन फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम थ्रू होल माउंटेड डायोड्स हम लेते हैं, यानी फिजिकली जब डायोड्स को हम किसी सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रेडबोर्ड वगैरह पर हमने लगाना होता है, सर्किट बनाना होता है, तो वो मार्केट में अवेलेबल है और वो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है इसका मतलब है एनोड रीजन है, और जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है उसका मतलब है कैथोड रीजन है। ये भी एक डायोड है, ये देखें, इसको हम इधर से माउंट कर देंगे होल से। ये सब जो है ये फिजिकली जब हम इनको कहीं लगाते हैं तो वो उस फॉर्म में आ जाते हैं। सेकेंडली आते हैं सरफेस माउंटेड डायोड। सरफेस माउंटेड जो सरफेस के ऊपर ही लग जाते हैं। अब ये जो सरफेस माउंटेड डायोड है ये आमतौर पर उस सूरत हाल में आते हैं जब आपके पास एक अदद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर आप जगह बनी होती है कि यहाँ लगा दें, तो वहाँ आप इसको अटैच कर देते हैं, और ये भी मुख्तलिफ तरीके से आते हैं, और ये वो मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसमें आप सरफेस माउंटेड डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये वो रीजन्स हैं जिससे आप इसको अटैच कर देते हैं उस प्रिंटेड सर्किट के ऊपर। ये वो है जो फिजिकली सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप ब्रेडबोर्ड पर, तो वो आपके पास ये फिजिकल डायोड्स की फॉर्म में होंगे, और उसमें आप ये देखें कि ये कंडक्टिंग वायर्स दी हुई हैं जिसके साथ आपने अटैच करना है, और ये वो जो है जिनको आपने सरफेस माउंट कर देना है, मतलब सर्किट बना हुआ है, ड्रॉ हुआ हुआ है। जैसे अगर आप कभी कंप्यूटर का देखें, निकालें उसकी हार्ड डिस्क या फिर उसका कोई वो मेमोरी कार्ड टाइप निकालें, तो उसके ऊपर वो बनी होती हैं लाइन से कुछ ड्रॉ हुई होती हैं गोल्डन से कलर में, तो सर्किट वो ड्रॉ हुए होते हैं बाज़ औक़ात, और आप उन सर्किट्स जहाँ पर ड्रॉ करके जहाँ पर उन्होंने जगह बनाई होती है वहाँ ये डायोड्स जो हैं उसको अटैच कर देते हैं। अब डायोड की हमने बात की कि बाइसिंग बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पहले तो सर्किट क्या होता है। सर्किट हमारे पास एक क्लोज़ लूप होती है जिसमें एक सिंपल सर्किट में एक रेजिस्टेंस, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी, या जैसे एक सेल है उसको आप अटैच करते हैं एक कंडक्टिंग वायर के साथ, और इस तरीके से उसको अटैच करते हैं कि एक लूप बन जाए, क्लोज लूप या क्लोज पाथ बन जाए जिसमें से करंट फ्लो कर सके। तो ये कहलाता है सर्किट। जब आप एक कंडक्टिंग वायर को एक रेजिस्टेंस और एक सेल या सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ इस तरीके से अटैच करते हैं कि इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप फॉर द फ्लो ऑफ या फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, तो ये कहलाता है एक सर्किट। अब सर्किट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम किसी भी सर्किट के जरिए अगर हमें करंट चाहिए या वोल्टेज चाहिए, ड्रॉ करना चाह रहे हैं, हम अपने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो कर सकें। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अब डायोड हमारे पास मौजूद है, हम डायोड को बायस करेंगे, यानी उसके साथ हम एक डीसी वोल्टेज अटैच करेंगे। और डीसी वोल्टेज क्या होता है? आमतौर पर जो डीसी वोल्टेजेस हैं ये जो सिंपल बैटरीज होती है ना, सेल जैसे आपके पास जी सेल होता है, ये टीवी के रिमोट कंट्रोल में या फिर घड़ी में, या फिर जितने भी ये सेल्स आपके पास आते हैं जो आप खरीद सकते हैं मार्केट से, और टॉयज में आप यूज करते हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये डीसी बैटरीज होती हैं। तो आपने क्या किया कि आपने इस सेल को लगाया, आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, और इसके अलावा आपने लगाया डायोड, और इनको आपने वायर कर दिया, इनको आपने कनेक्ट कर दिया वायर्स के जरिए। तो अब आपके पास ये जो बन गया सर्किट, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और आप इसमें से अपनी रिक्वायर्ड कुछ भी जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, यानी जो भी आप करंट के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये जो बाइसिंग है ये दो तरह की होगी। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी अगर आपके पास एक डायोड मौजूद है और उसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और अब आप क्या कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं किसी बायस के साथ, यानी किसी डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें, या कोई सेल लगा रहे हैं। तो सेल के जब पॉजिटिव साइड को आप डायोड के पी रीजन के साथ या एनोड रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके नेगेटिव टर्मिनल को आप एन रीजन या कैथोड रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है जी। फॉरवर्ड बाइसिंग वो कंडीशन है जिसमें करंट फ्लो करता है पीएन जंक्शन से। इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी डायोड को किसी कंडक्टिव मटेरियल के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस कंडक्टिव मटेरियल को डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं,
करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए हम एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी इसमें लगा देते हैं। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपके पास डायोड है और यहाँ पर ये आपके पास बैटरी अटैच है, जिसका पॉजिटिव साइड आपने पी रीजन के साथ अटैच किया, नेगेटिव साइड आपने एन रीजन के साथ अटैच किया। इस किस्म की जो बाइसिंग है ये कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को आपने एन रीजन के साथ अटैच करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेल आपने यहाँ लगाया है उसका जो वोल्टेज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये जो सेंटर में डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डेवलप हुआ था जिसको आप बैरियर पोटेंशियल का नाम दे रहे थे, उससे ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए इस सेल का। इन केस ऑफ सिलिकॉन हम ये कह रहे थे कि ये 0.7 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पर सेल इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम 1 वोल्ट का तो वो होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि 0.7 होगा। जब प्रैक्टिकली आप अटैच कर लेते हैं तो तकरीबन 1 वोल्ट के करीब ये बैरियर पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब है कम से कम जो सेल आप इस्तेमाल करेंगे या जो डीसी वोल्टेज आप इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 का होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा ही होना चाहिए। 1.1, 1.2 कुछ भी हो सकता है। फिर जो करंट है वो इसमें से फ्लो कर सकता है। अब जब एक आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है तो उसके नतीजे में किस तरीके से आपके पास चीजें डेवलप होती हैं वो हम देखते हैं। अब ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। आपने पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन से अटैच किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल को एन रीजन से अटैच किया हुआ है। तो अब हमें पता है कि एक रूल है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने लगा दिया नेगेटिव को एन रीजन के साथ जिसमें पहले से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ को रिपेल करेगा, उनको पुश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके पी की तरफ जाए। अब बाहर से हमने इसको एनर्जी दे दी। जब इसको एनर्जी मिल गई तो ये इस एनर्जी को लेके इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके पी रीजन वाली साइड पर चला जाएगा। पहले तो ये इसलिए क्रॉस नहीं ना कर पा रहा था कि इसके आगे एक नेगेटिव लाइन थी चार्जेस की, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इसको क्रॉस कर पाएगा। सॉरी, पॉजिटिव लाइन थी तो पॉजिटिव को क्रॉस कर लेगा। कैसे कि जो हम बाहर से उसको एनर्जी देंगे उसके नतीजे में ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेगा और पी रीजन में चला जाएगा। अब जो फ्लो ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। और नेगेटिव साइड ऑफ द सोर्स जो है उसके अंदर भी कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सटर्नली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मजीद पुश करेंगे कि ये जाएं पी साइड पर। जब ये पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाएंगे तो ये इस क्रॉस करेंगे जब डिप्लीशन रीजन को, तो ऑब्वियसली दे विल लूज सो मच एनर्जी। जो एनर्जी ये लूज करेंगे तो उसके नतीजे में ये फौरी तौर पर इसके वैलेंस बैंड में मौजूद होल्स में जाके गिर जाएंगे। जब ये उसमें गिरेंगे तो देयर विल बी रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के नतीजे में ये उस होल में मौजूद हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि ये पॉजिटिव रीजन जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब ये जो पी रीजन से अट्रैक्शन आ रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके नतीजे में इनको एनर्जी मिलेगी और ये एक होल को छोड़ के कंडक्ट वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होल्स को छोड़ के दोबारा से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, पी रीजन के कंडक्शन बैंड। जब यहाँ आएंगे तो ये फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और यहाँ से मूव करते हुए ये पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे और ये हर वक्त ये एक साइकिल जो है चलता रहेगा, यानी करंट जो है हमें मिलता रहेगा। अब अपेरेंटली ऐसे होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से नेक्स्ट होल में जाएंगे, उस होल में जाकर रिकम्बाइन होंगे, इनको एनर्जी यहाँ से मिल रही है अट्रैक्शन की, तो ये इस होल को छोड़ेंगे इसमें आ जाएंगे, इससे यहाँ आएंगे और फिर फाइनली कंडक्टिंग वायर में आ जाएंगे। तो बज़ाहिर हमें देखने में ये लगेगा कि ये जो होल्स है ना ये मूव कर रहे हैं राइट साइड पे और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर। तो हमें होल्स भी मूव करते हुए नजर आएंगे। ओरिजिनली होल मूव नहीं करते, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दिस विल बी द इफेक्टिव फ्लो ऑफ होल्स और उसकी वजह से एक इफेक्टिव होल करंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनली होल मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से ऐसे महसूस होता है क्योंकि वो एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से वैकेंसी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होती जा रही है, मतलब होल जो है राइट साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देयर विल बी द होल एंड इलेक्ट्रॉन करंट और ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है ये फाइनली आपके पास इस पूरी लूप में मूव करता जाएगा।
और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो रहा है। तो फाइनली इन दिस वे आपके पास जो करंट है वो इसमें फ्लो करेगा। अब हम देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल का, या ये जो हम बात कर रहे थे कि हमने इसके साथ डीसी वोल्टेज अटैच कर दिया, तो क्या डिप्लीशन रीजन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा फॉरवर्ड बाइसिंग का? तो जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन आपके पास था एट इक्विलिब्रियम, जब कोई बाइसिंग आपने अप्लाई नहीं की हुई थी, जैसे ही आप कोई बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको क्रॉस करेंगे और पी रीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक नेगेटिव चार्जेस आपके पास आए हुए थे, वो आपके पास जो उसका लाइन बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से क्योंकि होल्स जो है उसको ये पुश कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को पुश कर रहा है इस तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है इस तरफ। तो यहाँ जो बैरियर के पास पॉजिटिव चार्जेस की लेयर थी उसको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर रहे हैं, और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर थी उसको होल्स बैलेंस कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे डिप्लीशन रीजन में, और जितने ज्यादा पॉजिटिव आयन, तो उसकी वजह से पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाएंगे, और जितने ज्यादा होल्स जो है इफेक्टिवली फ्लो करेंगे डिप्लीशन रीजन की तरफ, उसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो नेगेटिव आयंस की लेयर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इस रिडक्शन की वजह से क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की रिडक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो है ये नैरो हो जाएगा, यानी इसकी विड्थ जो है वो और कम हो जाएगी। तो बैरियर पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, फॉरवर्ड बाइसिंग का, अब वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से डेवलप हुआ है डिप्लीशन रीजन में। तो उसकी वजह से हमने कहा था कि एक एनर्जी हिल प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन फर्दर उस हिल को जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाते, उस हिल को क्रॉस नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो जंक्शन में इक्विलिब्रियम के बाद डिफ्यूज नहीं हो पाते। तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें लगानी पड़ती है डीसी बाइसिंग। जब हम इसको डीसी बाइसिंग देते हैं तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस हिल को इजीली क्लाइम कर सकते हैं। फाइनली वो इसको क्लाइम करते हैं, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा डिप्लीशन रीजन में से पास करते रहते हैं, उसके नतीजे में डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है। लेकिन क्या हर किस्म का इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर सकते हैं, या कुछ खास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं? तो जब हम शुरू में डीसी वोल्टेज उसके साथ अटैच करते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि जो उस बैरियर को क्रॉस कर पाए। जैसे हमने कहा था ये बैरियर पोटेंशियल जो है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। तो जब हम बाहर से बैटरी अटैच करते हैं, अगर वो 0.7 वोल्ट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम 0.7 वोल्ट से ज्यादा का सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच कर देते हैं, या हम ज्यादा डीसी वोल्टेज का सेल अटैच कर देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो 0.7 को क्रॉस कर लेते हैं। यानी हमें इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देनी है कि वो इस 0.7 वोल्ट को क्रॉस कर लें। जब इसको क्रॉस करेंगे तो फिर वो पी रीजन में जाएंगे। तो और सिर्फ ये 0.7 वोल्ट ही एक उनका मसला नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो मौजूद है। जब आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस करता है इस रीजन को, तो सेमीकंडक्टर डोप मटेरियल के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये कहलाती है डायनामिक रेजिस्टेंस, और ये बहुत स्मॉल होती है और इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 0.7 वोल्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब सेकंड टाइप की जो बाइसिंग है वो हम देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने बात की कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो इसी तरीके से हमारे पास रिवर्स बाइसिंग भी मौजूद है। रिवर्स बाइसिंग हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मली। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जो डीसी वोल्टेज अटैच करते हैं वो इस तरह अटैच करते हैं कि पी रीजन के साथ हम नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं और एन रीजन के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर देते हैं। जब हम इस तरीके से ये बाइसिंग वोल्टेज अटैच कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है जो पहले से ही एक वाइड था, ज्यादा था, ये मजीद वाइड हो जाता है इस किस्म की बाइसिंग की वजह से। अब होता क्या है वो हम इस फिगर में देखते हैं। नेगेटिव टर्मिनल जो है पी रीजन में मौजूद जो होल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके जरिए आएंगे वो आकर इसमें
होल्स में रिकम्बाइन करेंगे, अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करेंगे और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो है मजीद नेक्स्ट होल में जाते जाएंगे और डिप्लीशन रीजन के करीब चले जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और कुछ रिकम्बाइन भी हो गए हैं, तो उसकी वजह से मजीद एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर डिप्लीशन रीजन के पास बन जाएगी। इसी तरीके से एन रीजन को जब देखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। तो अब ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि पीएन जंक्शन से अवे मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एक मजीद पॉजिटिव चार्जेस की लेयर डिप्लीशन रीजन में एन रीजन में बन जाती है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये पहले से ज्यादा वाइडर हो जाता है मेजॉरिटी कैरियर्स के मूव करने की वजह से। पी साइड पर होल मूव कर रहे हैं और एन साइड पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये वाइडर एक डिप्लीशन रीजन पैदा हो गया। इनिशियल फ्लो जो चार्ज कैरियर्स का है वो ट्रांजिशनल होता है और वो थोड़ी देर के लिए बस जारी रहता है जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन वाइड होता जाता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास डिक्रीज होते रहते हैं। क्योंकि दोनों साइड पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, एन साइड के साथ मौजूद पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता जा रहा है और पी साइड पर मौजूद जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होल्स को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास में जो डिप्लीशन रीजन है मजीद वाइडर होता जाता है, क्योंकि अब आपके पास एन और पी रीजन मजीद डिप्लीटेड होते जा रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर से। तो फाइनली क्या होता है, एक टाइम आता है कि आपके पास बिल्कुल ही जो करंट है वो फ्लो करना बंद कर जाता है। तो मतलब थोड़ा सा बस रिवर्स करंट आपके पास मौजूद होता है। रिवर्स करंट जो है ये एक्सट्रीमली स्मॉल करंट है जो रिवर्स बाइसिंग के फौरन बाद मतलब थोड़ी देर के लिए जारी रहता है और उसके बाद डाई आउट हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, क्योंकि एन और पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी मौजूद है। जैसे पी रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, एन रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल है। तो अब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना चाहे, पी से एन की तरफ जाना चाहे, तो क्योंकि पी रीजन जो है हाई लेवल पर है इसका कंडक्शन बैंड और एन रीजन का कंडक्शन बैंड लोअर लेवल पर है, तो ये इजीली उसको क्रॉस कर लेता है और एन साइड पर आ जाता है। और उसकी एक रीजन क्या है कि ये जो आपने बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ये उसको पुल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाजू का इतनी एनर्जी अचीव कर लेता है कि ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करता है और एन साइड पर आ जाता है। इस एनर्जी हीट से नीचे गिर जाता है और इसलिए इसमें जो भी आपके पास करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होगा उसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। शुरू में ये रिवर्स करंट बहुत स्मॉल होगा, लेकिन अगर हम बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और इतना ज्यादा बढ़ा लें तो एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। इस रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में क्या होता है कि रिवर्स करंट जो है एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसको हम ड्रास्टिक इंक्रीज कह सकते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करते हैं। होता क्या है कि जब आप इस हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से जो फ्री माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पी रीजन से मूव करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो कुछ एनर्जी जो है वो एटम्स को देते हैं और इस कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाते हैं और जब वो ब्रेक होते हैं तो मजीद इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देता है वैलेंस में से, तो अगर फर्ज करें कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके नतीजे में दो नए इलेक्ट्रॉन बन गए उसके एटम से टकराने की वजह से, तो वो भी बहुत एनर्जेटिक होंगे। वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फर्दर रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को और वो क्या करेंगे, वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होते हैं क्विकली ये इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इतने हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में से क्रॉस करते हैं तो उनके पास काफी एनर्जी होती है कि वो एन रीजन में कंडक्शन बैंड में से मूव कर सकें या कंबाइन कर सकें होल्स में से या ऐसे मूव करते जाएं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास कहलाता है एवलांच इफेक्ट। एवलांच का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका उर्दू में मतलब देखें तो ये एक बर्फानी तोदे को कहते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि जब आप एकदम सडन इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज और सडन इंक्रीज, तो सडनली फौरी तौर पर क्या होता है, आपने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज दे दिया जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर था। उसके नतीजे में क्या हुआ, कुछ जो माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई कि वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव किए कि वो एटम के साथ टकराना शुरू हो गए।
एटम के साथ जब वो बहुत हाई एनर्जी से टकराते हैं, तो जो स्टेबल एटम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने शेल में पड़े हुए हैं, ये उनके साथ जाके टकराते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, वो उस एनर्जी को गेन करके एटम से बाहर निकल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। एटम से बने मतलब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि जो रेस्ट एक्साइटेशन के बाद जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है ना, वो उनकी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। वो इस एनर्जी के साथ क्या करते हैं, मज़ीद एटम के साथ टकराते हैं, उसके नतीजे में और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन बनते हैं कि फिर आपके पास बहुत एनॉर्मसली हाई करंट पैदा हो जाता है। इस कंडीशन को या इस इफेक्ट को आप एवलांच इफेक्ट कहते हैं। अब रिवर्स करंट इंक्रीज करता है एकदम बहुत तेजी से। अगर आप इस करंट को कोई रेजिस्टेंस ना अप्लाई करें या इसको लिमिट ना करें, तो फिर क्या होगा, ये करंट इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। उसके नतीजे में डायोड जो है वो हीट अप हो जाएगा और हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा वो। तो मोस्टली जो डायोड्स हैं, उनको हम रिवर्स ब्रेकडाउन में यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम करंट को लिमिट कर लें, तो फिर हम उनके कोई यूज़ेस ले सकते हैं। तो फिर ये कोई परमानेंट डैमेज भी डायोड को नहीं होता। तो ब्रेकडाउन रीजन में यूजुअली आपके पास जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं आप, कुछ जो आम तौर पर डायोड्स हैं उनको 50 वोल्ट के करीब उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, और कुछ बहुत कम आपके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के डायोड भी होते हैं जो 5 वोल्ट के बाद ही चले जाते हैं ब्रेकडाउन में। अब हम देखते हैं डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक